नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ मिल गया? क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई बुलडोजर बाबा मिल गया? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडे को एग्रेसिवली इतना उठाने का मौका मिल गया है जिसके जरिए पश्चिम बंगाल में पहुंच जाए? पश्चिम बंगाल में लॉ, सुशासन, कानून के राज के बारे में बता जाए कि देखिए बिहार जो अराजकता के स्टेज में था वहाँ कानून व्यवस्था इतनी ढीली थी, वहाँ एक शख्स मैंने दे दिया है और अगर मौका देंगे आप पश्चिम बंगाल में तब ऐसा शख्स उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। ये सीक्वेंस है। उत्तर प्रदेश का दौर याद कीजिए, 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीत करके आई थी प्रचंड बहुमत से। आज प्रचंड बहुमत से जीत के आई थी तब चेहरा थे केशव प्रसाद मौर्य, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। हर कोई ये आकलन लगा रहा था केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन अचानक से घूम टहल के आए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। नतीजा क्या निकला? अब तक बदस्तूर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए वहां। ऐसी ही सूरत चाहती है भारतीय जनता पार्टी बिहार में कर दिखाना, जिसके जरिए उनका पूरा एजेंडा जो है, जैसे मैं कह रहा हूं बुलडोजर बाबा या जो अराजक तत्व हैं जो कानून से खेलते हैं, उन सब के खिलाफ कोई ऐसी कठोर कार्रवाई करने वाला व्यक्ति मिले जिसमें लोगों को विश्वास हो कि भारतीय जनता पार्टी होने का मतलब क्या होता है। अब आप पूछ रहे हैं इतना घुमा क्यों रहा हूं मैं, आखिर बताने किसके वाला बारे में हूं? मैं बताना चाह रहा हूं सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री तो पिछली सरकार में भी थे, लेकिन इस बार जिस ढंग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से लेकर के गृह मंत्रालय का काम दे दिया गया है सम्राट चौधरी के हाथ में, मतलब जो बुलडोजर चलेगा, जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था रहेगी, अब वो भारतीय जनता पार्टी की कमान में रहेगी। बीते 20 साल से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का चेहरा सामने करके, जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पॉलिटिक्स कर रही थी। नीतीश कुमार का अपना व्यक्तित्व है, वो सर्वग्राही पॉलिटिक्स करते थे। उनके मुस्लिम वोटर भी हुआ करते थे, सब कोई हुआ करते थे। बेसिकली जो लोग आरजेडी से टूट कर आते थे सब नीतीश कुमार के साथ हो जाते थे। उसमें देखा नहीं जाता था कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। भारतीय जनता पार्टी को मर्ज करना पड़ रहा था नीतीश कुमार के उस आइडेंटिटी के साथ, जो आइडेंटिटी कभी कांग्रेस के लिए भी एक्सेप्टेबल है, जो आइडेंटिटी आरजेडी के लिए भी एक्सेप्टेबल है, उसको एक मजबूरी के तहत नीतीश कुमार को स्वीकार करना पड़ रहा था। और नीतीश कुमार अपने मर्जी से पूरा सरकार चलाते थे। उसमें कहीं से ऐसा नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को एजेंडा पूरा हो रहा है या जो भागवा विस्तार का मामला है वो काम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बीते 20 साल से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दबी जबान से काम कर रही थी और नीतीश कुमार भी थे क्या, बड़े ताकतवर थे। वो गृह मंत्रालय अपने पास से नहीं जाने देना था। हर मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, वो गृह मंत्रालय अपने पास रखता है। पुलिस प्रशासन आपके पास है, इसका मतलब आप मुख्यमंत्री हैं, पूरा हनक आपका बरकरार रहेगा। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह हनक का मामला बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ, एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ अपने हाथ में ले लिया। अपने हाथ में जब मैं कह रहा हूं तब मैं कह रहा हूं सम्राट चौधरी के हाथ में दे दिया। सम्राट चौधरी कौन से शख्स? भैया इस बार सम्राट चौधरी जब तारापुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे उस समय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरे मंच से कहा था इनको जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। तभी भी लोगों को लग रहा था ये उप मुख्यमंत्री तो खुद है ही, बड़ा आदमी का मतलब अब मुख्यमंत्री बना देंगे या क्या करेंगे। लेकिन जब शपथ दिलाने की बारी आई तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के तौर शपथ लेते हुए दिखे। लेकिन एक बात लग गई थी अमित शाह के इस बयान से, वही रणनीतिकार है भारतीय जनता पार्टी के, कि उप मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही सम्राट चौधरी, लेकिन गृह मंत्रालय जिस ढंग से उनको दे दिया गया ये भविष्य का संकेत है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में किस ढंग की पॉलिटिक्स करना चाहती है, कैसे फैन फॉलोइंग अंदाज में चलना चाहती है। वो शिवराज सिंह तैयार नहीं कर रही है बिहार में सम्राट चौधरी के हवाले। सम्राट चौधरी के हवाले वो तैयार कर रही है एक प्रारूप, जो प्रारूप तैयार पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो बार बार उत्तर प्रदेश से जीते आप चले आ रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ के ब्रांड पे। आप याद कीजिए सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर बड़ा दिलचस्प है। जिस जाति से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, कुशवाहा कहते हैं, कुशवाहा ही जाति है जो नीतीश कुमार के 20 साल से पावर बनाए हुए। कुशवाहा ही ये जाति है जिसको लगता है लालू प्रसाद यादव को या आरजेडी को वो उनसे छिटका है तो वो शासन से बाहर चले गए।
बिहार में कुशवाहाओं की आबादी इतनी जबरदस्त है, कितना ताकतवर है कुशवाहा, आप देख लीजिए। एक व्यक्ति हैं उपेंद्र कुशवाहा, व्यक्ति की बात इसलिए कह रहा हूं कि जब उनकी कितनी मनमर्जी चली इस बार, उन्होंने अपनी पत्नी को विधायक बनाया, अपने बेटे को मंत्री कबूल करवा लिया भारतीय जनता पार्टी से हाथ मरोड़ करके। एक परिवार में एक बेटा मंत्री है, पत्नी लोकसभा विधानसभा सदस्य हैं, और पतिदेव जो हैं उससे पहले एक सौदे के तहत राज्यसभा सदस्य हो गए। 2024 में वो हार गए थे काराकट से, लेकिन कुशवाहा जाति से आने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को ये तमगा मिला, भारतीय जनता पार्टी मजबूर हुई। सम्राट चौधरी अपने नाम के आगे कुशवाहा नहीं लिखते, लेकिन वो जो पूरा इलाका है भागलपुर, परबत्ता, तारापुर, मुंगेर का इलाका, वहाँ पे जो ताकतवर आबादी है, इस तरह जो मुकाबिल हुआ करता है MY समीकरण के वजह से, मैं MY समीकरण जब कह रहा हूँ मैं RJD के MY समीकरण के बारे में कह रहा हूँ, मुस्लिम यादवों के गठजोड़ से अगर कोई जातिगत आधार पे मुकाबिल हुआ करता है वो यही कुशवाहा जाति है। अब इस कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता कौन है? उनका नाम है शकुनी चौधरी। उन्होंने कांग्रेस के दिनों से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, वहाँ कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते। जब कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, 35 साल पुरानी बात आपको वहाँ ले जा रहा हूँ, तब वो सरकार में मंत्री हुआ करते थे। लालू प्रसाद का अभ्युदय हुआ 80 के दशक, 90 के दशक में, 89 में मुख्यमंत्री बने वो 90 में, और उसके बाद उस मुख्यमंत्री बनने के साथ ही लालू प्रसाद के सरकार में कोई अगर व्यक्ति अपरिहार्य रूप से आ गया तो शकुनी चौधरी था। लालू प्रसाद यादव को पता था कि मुझे अगर अपने प्रभावपूर्ण राजनीति करनी है तो शकुनी चौधरी को साथ लेना पड़ेगा। अब शकुनी चौधरी किस सौदे के तहत किस तरीके से आया याद कीजिए। ये सम्राट चौधरी महज 27 साल की उम्र के थे, उनको शकुनी चौधरी ने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया राबड़ी सरकार में। वापस जब एक बार आया RJD में वो, तब समता पार्टी ने खड़ा करने का काम किया था। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधे मिला के होते थे। जॉर्ज फर्नांडिस को लगा कि बिहार में अगर पैर घुसाना है तो सम्राट चौधरी को साथ लेना पड़ेगा, और सम्राट चौधरी को साथ लेकर के, सम्राट चौधरी की बात, सॉरी मैं कह रहा हूँ शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के जो पिता हैं, तो एक अजय इलाका है, अजय दुर्ग सा है शकुनी चौधरी का। कहते हैं कि जब नाराजगी हुई लालू प्रसाद यादव से, शकुनी चौधरी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने बुलडोजर के अंदाज, उस समय जो लालू हुआ करते थे, शकुनी चौधरी के परिवार के खिलाफ कार्रवाई की। उस कार्रवाई में ये सम्राट चौधरी हैं, नाबालिग जैसी उम्र में जेल चले गए, मंत्री भी बने, सब कुछ हुआ। एक अलग सा विवाद है, इसके बारे में प्रशांत किशोर क्या कहते हैं सम्राट चौधरी के पुलिंदे को खोलते हुए, वो जरा सुनिए आप, वो दिलचस्प है। आपको ये भी सुनना चाहिए प्रशांत किशोर के बाद अमित शाह ने क्या कहा चुनाव के दरमियान, और अब इस बार गृह मंत्रालय देकर क्या मैसेज दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक हिसाब से कुल लगता है, कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि जब मैं बता रहा था, RJD से आए, कांग्रेस से इनके पिता थे, कांग्रेस के बाद इन्होंने सफर तय करते हुए समता पार्टी में आए, समता पार्टी के बाद जनता दल यू में आए, उसके बाद बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष हो गए सम्राट चौधरी। और बिहार BJP को ऐसा मानते हैं कि संघ के पृष्ठभूमि से लोग आने चाहिए संगठन को विस्तार के लिए, लेकिन जो काम सम्राट चौधरी ने बिहार में, एक तो चीफ व्हिप रहते हुए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो विस्तार देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। इसी का इनाम है कि जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, दोबारा नीतीश कुमार पिछले विधानसभा में लौट के आए भारतीय जनता पार्टी के पास, उस समय सरकार में शामिल करने की बात आई तो प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी से उठा करके सीधे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और याद कीजिए उस समय जो सबसे ज़्यादा आग उगल रहे थे सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के खिलाफ किस ढंग से आग उगल रहे थे, बिल्कुल कहते थे ये मुरेठा जो बांधा हुआ है, उन्होंने कसम जैसी खाई थी। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। वो सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा था, पार्टी विस्तार का हिस्सा था। ये कह रहा था आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो नहीं टूटूंगा भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ। ये कहते थे मुरेठा तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मुख्यमंत्री कुर्सी से नीतीश कुमार को नहीं उतार दूंगा। तो क्या अंदर खाने अब ये हालत आ गया है, पहले गृह मंत्रालय लिया, पहले उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ली, फिर गृह मंत्रालय लिया, और निशक्त और कमजोर होते हुए नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है इसी विधानसभा सत्र में वो आखिरी होगा, आखिरी मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं वो। कभी न कभी जाकर 2027 हो, 28 हो, 29 हो, जब भी, उससे पहले ये कार्यकाल उनका 2030 तक के लिए, बीच में भारतीय जनता पार्टी उनको रिप्लेस करेगी। और भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में देकर के स्पष्ट संकेत दे दिया है आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनके अंदर वो अक्स दिखता है जो पड़ोस में आप योगी आदित्यनाथ के अंदर दिखता है। एक बात और मैं कह रहा था, संघ की पृष्ठभूमि होना जरूरी नहीं है। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ भी संघ के पृष्ठभूमि से नहीं है, महंत अवैधनाथ की परंपरा से आते हैं, गोरखपीठ की परंपरा से आते हैं।
एक महंत अवैधनाथ उनके ऊपर हुआ करते थे, महंत दिग्विजय सिंह। तो उनके बाद महंत अवैधनाथ हुए, महंत अवैधनाथ के उस पीठ के उत्तराधिकारी के तौर पे योगी आदित्यनाथ हैं। इनकी अपनी परंपरा रही है, इनका अपना एक ओरा रहा है। जब विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर आंदोलन चलाता था तब पैरेलली वो आते थे। उनकी अलग पार्टी थी, अपने हिसाब से संघ की पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सामने करके। दो संघ से आया हुआ कोई व्यक्ति कोई काम कर, संघ की बात मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय संघ से आया हुआ व्यक्ति जो काम कर सकता था उसे बेहतरीन काम कर दिया योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरा करते हुए। एक सुशासन वाली सरकार, सुशासन कह रहे हैं कानून व्यवस्था की सरकार, सुशासन की सरकार तो नीतीश कुमार की सरकार कही जाती है, कानून व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखने वाली सरकार, बुलडोजर चला देने वाली सरकार, अपराधियों के कमर तोड़ देने वाली सरकार, माफियाओं का नेस्तानाबूद कर देने वाली सरकार। इसकी आवश्यकता बड़े लंबे समय से बिहार में ही उम्मीद की जा रही थी। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का भी यही हो रहा है, वहां भी माफियाएं भरे पड़े। जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल बिहार में कर रही है उसका पूरा निशाना अप्रैल में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। एक मैसेज है बिहार चुनाव से, जब एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, जब वहां उनके 202 विधायक आ गए हैं एनडीए के और फुल कंट्रोल में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, बिहार विधानसभा पहली बार सबसे बड़ी पार्टी होकर आई है, एलाइड है जनता दल के साथ अलग, लेकिन जिस ढंग से प्रभाव दिखा है मंत्रिमंडल के देने में, नीतीश कुमार 20 साल में कभी नहीं दिया था, गृह मंत्रालय अपने हाथ में ही रखा था, अब वो भारतीय जनता पार्टी का स्लिप हो गया। तो जब कह रहा संघ के एजेंडे का मतलब आरएसएस के एजेंडे को चलाना, तो उसमें विनम्रता होती है, लेकिन एग्रेशन की जरूरत है। 2026 में अप्रैल में पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है और जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये अप्रैल से पहले मैसेज देना है पश्चिम बंगाल, भैया मुझे मौका दो। वहाँ के जो 294 सीटों वाली विधानसभा है उन लोगों से वो अपील कर रही है, एक बार तो मौका दे दो भारतीय जनता पार्टी को। पिछली बार दिए थे 2021 में, तब 77 विधायक आए थे, लेकिन कहा जा रहा था सरकार बनाने की स्थिति में, लेकिन ऐसा कोई सॉलिड मैसेज नहीं था। योगी आदित्यनाथ तो उठ के नहीं आते, बीच में बिहार जैसा राज्य पड़ता है, बहुत अराजक राज्य था, वहाँ भी एनडीए की सरकार थी, उसमें पार्ट थे नीतीश कुमार। लेकिन अब जब वो बिहार में अपना गृह मंत्रालय लेकर के अगले 3-4 महीने में माफियाओं की खैर मकदम करने वाले हैं सम्राट चौधरी, तो सीधा निशाना, सीधा संवाद पश्चिम बंगाल के वोटरों के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, सम्राट चौधरी की जो खासियत है, कुशवाहा जाति कहने से बात नहीं करे, वो ओबीसी के नेता हैं। जैसे प्रधानमंत्री अपने को कहते हैं कि ओबीसी के नेता हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो ओबीसी उस जाति से बिलोंग करते हैं जो निम्नतम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति। वो एक मैसेज है उन तमाम ओबीसी या फिर दलित लोगों के बीच में कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। इसी हिसाब से ओबीसी जो बहुत बड़ा वर्ग है पश्चिम बंगाल के वोटर्स में, उसको एक संदेश है। योगी आदित्यनाथ राजपूत बिरादरी से, अगड़ी जाति से आते हैं, अब सम्राट चौधरी के जो प्रारूप में तौर पे आ रहे हैं सामने, ये पिछड़े वर्ग से आते हैं और इसके जरिए पश्चिम बंगाल के पिछड़े वर्ग के वोटरों को भारतीय जनता पार्टी ये संकेत देने वाली है। ममता बनर्जी जो कि ममता बंदोपाध्याय है, अगड़ी जाति से आती हैं, जाहिर तौर पर आबादी कम है बंदोपाध्याय की या गोस्वामी जिसकी का, और अगड़ी पिछड़ी जातियों का बड़ा योगदान है। तो जातिगत समीकरण को ध्यान में रख करके ये सम्राट चौधरी का उभार, अमित शाह के करीबी सम्राट चौधरी का उभार, ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी मुकाबिल होने वाली है ममता बनर्जी से, कैसे नक से नक मिला के लड़ने वाली है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।